आप सभी का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में अभी हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ग्रेन बाउंड्री स्ट्रेंथनिंग के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इस वीडियो में पढ़ेंगे सॉलिड सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वीडियोस तो देखते हैं, 50-60% ऐसे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं रेगुलरली लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपकी जान पहचान में जो मेटलर्जी पढ़ते हैं या है ना, उनसे आप शेयर करिए। ठीक है, इस वीडियो को। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं सॉलिड सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग के बारे में। अब बात आती है कि सॉलिड सॉल्यूशन क्या है ना। तो देखो, सॉलिड सॉल्यूशन मतलब यहाँ पे ये है कि दो मेटल को मिक्स करना। ठीक है, दो मेटल को मिक्स करना या एक मेटल एक नॉन मेटल को मिक्स करना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आयरन और स्टील। आयरन और स्टील में डिफरेंस क्या है? आयरन क्या है? एक प्योर मेटल है। और स्टील क्या है? स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। ठीक है, तो अगर आप प्योर आयरन को देखोगे ना तो बहुत ही क्या होता है, स्ट्रेंथ उसका कम होता है। ठीक है, कहीं पे आप उसको उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा भी कार्बन आप उसमें ऐड कर देते हो तो उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। जितना आप कार्बन ऐड करते हो उतना स्ट्रेंथ बढ़ता है। ठीक है, वैसे ही आप लोगों ने सुना होगा जब गोल्ड खरीदते हैं तो 22 कैरेट का 24 कैरेट का ऐसा गोल्ड आता है। तो प्योर गोल्ड कभी नहीं आता। प्योर गोल्ड का अगर ज्वेलरी बना दिया जाए तो वो टूट जाएगा बहुत जल्दी। इसलिए कुछ ना कुछ उसमें मिलावट करना पड़ता है ताकि उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सके। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, तांबा और पीतल का देखना। तांबा मतलब क्या हो गया? कॉपर। प्योर कॉपर का स्ट्रेंथ बहुत कम होता है, लेकिन उसमें मैं जिंक मिला देता हूँ, पीतल बना देता हूँ, तो पीतल का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमको समझ में आ रहा है कि जब हम एक मेटल में कोई दूसरा मेटल या कोई नॉन मेटल को मिक्स कर देते हैं तो स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। ठीक है, तो यही है सॉलिड सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग। हम हर जगह भी इसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, अब ऐसा होता क्यों है? देखिए क्या होता है ना, जब हम किसी एक मेटल में दूसरे मेटल को डाल देते हैं, ठीक है, मिक्स कर देते हैं, तो क्या करता है ना, इम्प्यूरिटी एटम क्या करते हैं, जा करके लैटिस को डिस्टॉर्ट कर देता है। डिस्टॉर्ट करना मतलब क्या कर देता है? ख़राब कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए सेम साइज़ के बहुत सारे लोग ऐसे खड़े हुए हैं, है ना। अब एक मोटा आदमी आया और यहाँ पे लाइन में घुसना चाह रहा है, तो जब वो मोटा आदमी आएगा तो आसपास के लोगों को उसको साइड देने के लिए या उसके लिए जगह बनाने के लिए थोड़ा सा हटना पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या हो गया? डिस्टॉर्शन क्रिएट हो गया। या फिर बड़े बड़े मोटे लोग खड़े हैं, उसके बीच में एक छोटा कोई आ गया, ठीक है, पतला दुबला आदमी आ गया, तो क्या होगा? पतला दुबला आदमी आ गया तो जो मोटे लोग थे वो थोड़ा सा अंदर धंस जाएंगे, जगह खाली हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा? डिस्टॉर्शन, मतलब जो आइडियल साइज़ होना चाहिए, जो आइडियल कंडीशन होना चाहिए, वैसा नहीं है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लैटिस डिस्टॉर्शन। तो इस लैटिस डिस्टॉर्शन के कारण एक्चुअली में क्या होता है ना, एक स्ट्रेस फील्ड क्रिएट होता है। ठीक है, अब देखिए हमेशा याद रखना, जब हम कोई भी एक मेटल में कोई दूसरा मेटल मिक्स करते हैं तो कभी भी दो मेटल का एटम का साइज़ सेम नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि हर मेटल का, हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अलग है। तो एटॉमिक नंबर अलग है तो एटॉमिक साइज़ भी अलग अलग होगा। ठीक है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इस फोटो में देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पे बड़े बड़े एटम है, उसमें से हमने एक एटम को डाल दिया यहाँ पे बीच में, जो कि छोटे साइज़ का है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? छोटे साइज़ का है मतलब आसपास का एटम इसके अंदर और धंस जाएगा, क्योंकि खाली जगह बनेगा तो अंदर धंस जाएगा। तो एक्चुअली में यहाँ पे क्या हो गया? डिस्टॉर्शन क्रिएट हो गया। ठीक है, जैसे इस एटम को यहाँ पे होना चाहिए था, बट ये थोड़ा सा अंदर धंस गया ऐसे, ये एटम थोड़ा सा अंदर धंस गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्ट्रेस फील्ड क्रिएट हो गया, है ना। और स्ट्रेस फील्ड क्रिएट क्यों हुआ? क्योंकि जो एटॉमिक बॉन्ड का जो लेंथ है वो चेंज हो गया है ना। ठीक है, एटम्स को जिस पोजीशन पे होना चाहिए था उस पोजीशन पे ना हो के किसी और पोजीशन पे है ना। इसी की वजह से एक स्ट्रेस फील्ड क्रिएट हो गया। जैसे हम स्प्रिंग को मैं खींच के रख दूंगा, स्प्रिंग को खींच के रखूँगा तो क्या होगा? उसमें क्या रहेगा? एनर्जी रहेगी ना एक। ठीक है, ठीक है, वैसे यहाँ पे भी है, डिस्टॉर्शन क्रिएट हुआ है, और डिस्टॉर्शन के कारण एक एनर्जी क्रिएट होता है और एक स्ट्रेस फील्ड क्रिएट होता है। ठीक है, अब आप लोग को ये पता होगा कि जो आप इम्प्योरिटी डालते हो, है ना, वो क्रिस्टल पे जा कर के या लैटिस में जा कर के दो टाइप का सॉल्यूशन बनाता है। एक होता है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन और एक होता है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। सब्स्टिट्यूशनल क्या होता है? जब आप एक मेटल में दूसरा मेटल मिक्स करते हो, ठीक है, तो जो इम्प्योरिटी एटम है वो अगर सॉल्वेंट एटम के साइज़ के आसपास होगा, ठीक है, जैसे मैं अगर कॉपर में क्या मिला दूँ, जिंक मिलाऊँ, तो कॉपर और जिंक का एटम का साइज़ का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, होता है, तो ये क्या करेगा, है ना,
ये क्या करेगा, जिंक क्या करेगा, जाकर के कॉपर को रिप्लेस कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। लेकिन वहीं मैं अगर आयरन में कार्बन डालता हूँ तो कार्बन जाकर के आयरन को रिप्लेस नहीं करता है, क्योंकि कार्बन एटम बहुत छोटा होता है, तो रिप्लेस नहीं करता। वो क्या करता है, जाकर के इंटरस्टिशियल साइट्स पे, जैसे दो एटम्स के बीच में खाली जगह रहती है ना, ऐसे एटम्स के बीच बीच में जो जगह रहती है वहाँ पे जाकर के कार्बन बैठ जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल, है ना, इम्प्योरिटी। ठीक है, अब इन दोनों के कारण क्या होता है ना, एक स्ट्रेस फील्ड क्रिएट होता है। जैसे कि मैंने बताया कि दो एटम का साइज़ कभी सेम नहीं हो सकता, तो जब भी हम कोई एक एलिमेंट में दूसरा एलिमेंट मिक्स करेंगे तो स्ट्रेस फील्ड क्रिएट होगा, है ना। अब इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन को बोलेंगे, अगर इंटरस्टिशियल कोई एलिमेंट डालते हैं या कोई एलिमेंट इंटरस्टिशियल साइट पे जाता है तो वो वहाँ पे स्ट्रेस फील्ड क्रिएट करता है कि नहीं करता, तो वो भी करता है। क्योंकि होता क्या है, जैसे मैं आयरन में कार्बन मिलाता हूँ तो जो कार्बन का साइज़ है ना, वो जा करके ऐसा नहीं कि इंटरस्टिशियल साइड्स पे जाके एकदम फिट हो जाता है ना, ऐसा नहीं होता है। कार्बन का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है इंटरस्टिशियल साइड से, तो कार्बन अपने जगह बनाने के लिए ना आसपास के एटम को धक्का देता है। ठीक है, जैसे अगर कार्बन आ गया तो आसपास के आयरन के एटम को धक्का देगा और अपने लिए जगह बनाएगा। ठीक है, अपने इंटरस्टिशियल साइड्स पे। तो जितना धक्का देगा उतना क्या होगा, डिस्टॉर्शन क्रिएट होगा, और जितना डिस्टॉर्शन होगा उतना स्ट्रेस फील्ड क्रिएट होगा। ठीक है, तो अगर जो इम्प्योरिटी एटम है वो सॉल्वेंट एटम से बड़ा हुआ, अगर इम्प्योरिटी एटम है सॉल्वेंट एटम से बड़ा हुआ तो हमेशा वो क्या करता है ना, कंप्रेसिव स्ट्रेस फील्ड क्रिएट करता है। क्योंकि एटम जो आ रहा है वो बड़ा है, तो आसपास के एटम्स को क्या करेगा, धक्का देगा, बाहर की ओर धक्का देगा, इसको बाहर की ओर धक्का देगा। मतलब क्या करेगा, धक्का दे रहा है, इधर की ओर दबा रहा है उसको, तो क्या करेगा, कंप्रेसिव फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, और अगर छोटा हुआ, जो इम्प्योरिटी एटम है सॉल्वेंट एटम से छोटा हुआ, तो वो टेंसाइल फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, टेंसाइल फील्ड इसलिए क्रिएट करता है क्योंकि वो छोटा है, तो आसपास के एटम अंदर की ओर धंसने लगते हैं। ठीक है, धंसने लगते हैं तो इन दोनों एटम के बीच में क्या होता है, खिंचाव होता है। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे अंदर की ओर धंसने लग गया ये वाला एटम, तो यहाँ पे जो एटम होगा ना, इसके बीच एक खिंचाव उत्पन्न होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में बॉन्ड है, तो ये खिंचाव उत्पन्न होगा, मतलब टेंशन क्रिएट होगा, तो ये टेंसाइल फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, और वही इंटरस्टिशियल जो इम्प्योरिटी होती है वो हमेशा कंप्रेसिव फील्ड क्रिएट करता है, क्योंकि इंटरस्टिशियल साइड पे जाने के लिए उसको धक्का मुक्की करना पड़ता है। ठीक है, धक्का देना पड़ता है, तो वहाँ वो कंप्रेसिव स्ट्रेस फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको आगे समझ में, तो एक तरह से यही हो रहा है कि जब भी हम कोई भी इम्प्योरिटी एटम डालते हैं वो लैटिस को डिस्टॉर्शन करता है, लैटिस में डिस्टॉर्शन करता है, इससे स्ट्रेस फील्ड क्रिएट होता है। अब ये स्ट्रेस फील्ड एक्चुअली में करता क्या है, वो डिसलोकेशन को कैसे रोकता है। तो देखिए, डिसलोकेशन मूवमेंट के लिए क्या चाहिए ना, एकदम अच्छा रास्ता चाहिए, बढ़िया से स्लिप प्लेन हो, बढ़िया से वो स्लिप होता रहे, फिसलता रहे, ये चाहता है वो। लेकिन अगर बीच में कोई इम्प्योरिटी एटम आ गया, वो क्या करेगा भाई, लैटिस को पूरा डिस्टॉर्शन कर देगा। लैटिस डिस्टॉर्शन मतलब जो एटम जिस जगह पे होना चाहिए उस जगह पे नहीं है, अपनी जगह पे थोड़ा सा खसक गया है। ठीक है, जैसे मतलब कोई गाड़ी जा रही है, बीच में गड्ढा आ गया, कहीं पे ऑब्स्टिक, कहीं पे ब्रेकर आ गया, फिर गड्ढा आ गया, तो इस तरह से क्या कर रहा है वो, उसके रास्ते को ख़राब कर दिया। ठीक है, डिस्टॉर्शन के कारण उसका रास्ता, डिसलोकेशन का रास्ता ख़राब हो गया, तो ये क्या करता है, उसके लिए एक बैरियर का काम करता है। ठीक है, जो इम्प्योरिटी एटम जो स्ट्रेस फील्ड क्रिएट करता है ना, वो ऑब्स्टिकल का काम करता है डिसलोकेशन मूवमेंट के लिए, है ना। अब इसका साइज़ जितना ज़्यादा होगा, इम्प्योरिटी एटम का साइज़ जो है जितना ज़्यादा होगा ना, उतना ज़्यादा वो डिसलोकेशन को रोकेगा। क्योंकि साइज डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा इम्प्योरिटी और मेन एलिमेंट के बीच में, एटम का साइज डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेस फील्ड क्रिएट होगा, उतना ज़्यादा डिस्टॉर्शन क्रिएट करेगा, उतना बड़ा गड्ढा पैदा करेगा डिसलोकेशन के रास्ते पे। गड्ढा मतलब, है ना, ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा। ठीक है, तो उतना ही रुक जाएगा डिसलोकेशन। ठीक है, तो साइज डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तो ये है। तो अब जो सॉल्यूट एटम होता है और डिसलोकेशन है बहुत तरीके से इंटरेक्ट करते हैं आपस में, बहुत सारे इंटरेक्शन यहाँ पे दिया गया है, इसको आप लोग याद कर लेना। बहुत ज़्यादा मैं डिटेल्स इसमें नहीं बताऊँगा। इलास्टिक इंटरेक्शन करता है, मॉडुलस इंटरेक्शन होता है, स्टैकिंग फोल्ड इंटरेक्शन, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट रेंज लॉन्ग रेंज इंटरेक्शन होता है। बस यही आप सिंपल समझने के लिए मान लीजिए कि इम्प्योरिटी एटम डिस्टॉर्शन क्रिएट करते हैं और डिस्टॉर्शन के कारण एक स्ट्रेस फील्ड जनरेट होता है आसपास, और उसको डिसलोकेशन मूव नहीं कर पाता, वो डिसलोकेशन जाके वहाँ पे रुक जाता है। ठीक है,
अब देखिए ये भी होता है कि डिसलोकेशन का भी एक अपना स्ट्रेस फील्ड होता है, इसका भी आप याद रखिए। डिसलोकेशन मतलब एक्स्ट्रा हाफ प्लेन ऑफ एटम है, मान के चलिए ये, तो इसका अपना भी क्या है, एक अपना भी एक स्ट्रेस फील्ड होता है ना, ये भी डिस्टॉर्शन क्रिएट करके रखता है। तो डिसलोकेशन के ऊपर साइड हमेशा कंप्रेसिव स्ट्रेस फील्ड होता है, एक जिधर एक्स्ट्रा हाफ प्लेन है, और जिधर जिधर हाफ प्लेन की कमी है उधर क्या होता है, टेंसाइल फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, तो इसका फील्ड और इम्प्योरिटी एटम का जो फील्ड है, ठीक है, स्ट्रेस फील्ड, वो दोनों जाके इंटरेक्ट होते हैं। ठीक है, और दोनों उसको ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं, उसको रोकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे बोला गया है, ये देखिए अगर लार्ज एटम है तो क्या कर रहा है, सबको धक्का दे रहा है इधर की ओर, मतलब कंप्रेसिव फील्ड जनरेट कर रहा है। ठीक है, अब एक और चीज़ होती है इसमें कि जो इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी जो होती है ना, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग के लिए। ठीक है, क्योंकि इंटरस्टिशियल एटम्स जनरली क्या करते हैं ना, नॉन सिमेट्रिकल एक फील्ड जनरेट करता है, नॉन सिमेट्रिकल फील्ड, जो कि ज़्यादा इफेक्टिव होता है डिसलोकेशन को रोकने के लिए। तो इंटरस्टिशियल एलिमेंट जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन वगैरह है, वो सब ज़्यादा स्ट्रेंथ को बढ़ाता है एज़ कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स। ठीक है, तो इंटरस्टिशियल एलिमेंट ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूशनल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल सा ग्राफ है, ये इधर क्या है, स्ट्रेंथ है, और इधर क्या है, वेट परसेंटेज है। जैसे ये कॉपर का है, मान के चलिए कॉपर का यहाँ पे स्ट्रेंथ बता रहा है, तो कॉपर में आप देखो जितना ज़्यादा निकल बढ़ा रहे हो उतना ज़्यादा इसका स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यील्ड स्ट्रेंथ भी वही हो रहा है, जितना ज़्यादा आप निकल डाल रहे हो इसका स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो जो आप इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हो ना, जितना ज़्यादा इम्प्योरिटी ऐड करोगे उतना ज़्यादा ऑब्स्टेकल क्रिएट होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, जितना इम्प्योरिटी आप डालोगे उतना ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रेस फील्ड क्रिएट होगा, उतना ज़्यादा रुकावट पैदा होगी, है ना। ठीक है, तो ये था सॉलिड सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग के बारे में। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ओके, तो इस लेक्चर को मैं यही ख़त्म करता हूँ। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।